हेलो स्टूडेंट, मैं हरकिरत सिंह लेके आया हूँ आपके लिए भारत में कृषि, जिसका हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। और यदि आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो ज़रूर देखें। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से कृषि की क्रांतियाँ यानी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति जो क्रांतियाँ हैं वो चलाई गई, और कौन कौन सी कृषि जो है उसे किस नाम से जाना जाता है। इन सब चीज़ों को हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फसलों का वर्गीकरण, और साथ ही हम देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ी फसलें कौन कौन सी हैं, और अंत में जानेंगे कि भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में, कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो देखिए, शुरू करते हैं फसलों का वर्गीकरण, जिसे हम फसल चक्र भी कहते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण में हम शुरू करते हैं, यहीं से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, हम इसका वर्गीकरण करेंगे एक तो जलवायु के आधार पर, और एक हम इसका वर्गीकरण करने वाले हैं उनके उत्पादन के आधार पर, यानी उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर, एक जलवायु के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करेंगे, और एक उनके उद्देश्य के आधार पर कि उनका उद्देश्य क्या रहेगा। जलवायु के आधार पर हम जब बात करते हैं तो जलवायु के आधार पर हमारे पास में 3 भाग आते हैं। एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल, और तीसरी है हमारे पास में जायद की फसल। ओके, इसके बाद में आती है उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो जो भी फसल का उत्पादन किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है उसे जानेंगे। तो एक तो हमारे पास में रहेगा खाद्यान्न, यानी हमें खाने के लिए हम उसका उत्पादन करते हैं, खाद्यान्न। दूसरा हमारे पास में रहेगा जिसे हम कहेंगे तिलहन। तिलहन फसलें, यानी तिलहन तेल के रूप में प्रयोग करेंगे, जिसका हम ये खाने के लिए है, ये तिलहन के लिए है, तिलहन के आधार पर है, तिलहन का उद्देश्य है। और तीसरा हमारे पास में रहेगा व्यापारिक, जिसका हम व्यापार करने वाले हैं, व्यापारिक उद्देश्य से फसलों का उत्पादन करना। अब देखते हैं खरीफ की फसल जो है। खरीफ की फसल ध्यान रखिएगा कि जून जुलाई में इसका बोया जाता है इस फसल को, और अक्टूबर नवंबर में जाकर के इसको काट लिया जाता है। इसीलिए ये जो फसल है इसे स्यालू में, यानी कि सर्दियों में काटा जाता है, इसीलिए इसको स्यालू कहते हैं, स्यालू फसल कहते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए, ये स्यालू फसल है और ये कौन सी जलवायु में रहेगी। पहला तो हमारे पास में आ गया इसका टाइम पीरियड। इसी टाइम पीरियड में हम बात करते हैं, इसे वर्षा काल की फसल भी कहते हैं, वर्षा काल। ये होगी वर्षा काल का समय, जून जुलाई से लेकर के अक्टूबर नवंबर का। और हम ये जानते हैं, हमने पिछली वीडियो के अंदर जलवायु को एक्सप्लेन किया था। और रबी की फसल की बात करते हैं तो रबी की फसल का टाइम रहेगा नवंबर दिसंबर से। ठीक है, यहाँ इसकी शुरुआत करेंगे अपन अक्टूबर नवंबर से, अक्टूबर नवंबर से, और ये जाएगी हमारी अप्रैल, मार्च अप्रैल तक जाएगी। ये मार्च अप्रैल तक जाएगी, मार्च अप्रैल तक जाएगी। ये हमारे पास में इसका टाइम पीरियड आ गया है। और इस फसल को उन्नालू कहते हैं, उन्नालू। इसे स्यालू कहते हैं, इसे उन्नालू कहा जाता है। और ये जो है ये शीतकाल की फसल है, शीतकाल की फसल है, यानी इसे हम शीत ऋतु के हिसाब से बांट रहे हैं, क्योंकि इसका जो सारा टाइम है वो शीत ऋतु में निकला जा रहा है, इसीलिए हम इसको शीतकाल की फसल कहते हैं। फिर आती है जायद। जायद जो फसल है इसकी टाइमिंग देखते हैं, तो इसकी टाइमिंग के लिए आएगा हमारे पास में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ हमने मार्च अप्रैल में इसको ख़त्म कर दिया रबी को, और ये जून जुलाई से शुरू हो रही है, तो ये शुरू होगी मार्च से।
मार्च से शुरू होगी और इसको लेके चलेंगे जून तक। जून तक ये फसल चक्र चलेगा और जून के बाद में फिर से वापस खरीफ की बारी आ जाएगी। और ये जो फसल है इसकी अगर हम बात करते हैं समय की, तो ये है ग्रीष्म ऋतु का टाइम है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का टाइम है। इसे क्या कहते हैं इसके लिए बारे में नहीं है, इसके बारे में इस वीडियो में, इस चैप्टर में नहीं बताया गया है। तो खरीफ की फसल टाइम हमारे पास में सेटअप हो चुका है। रबी की फसल क्या कहते हैं, कब उसका समय है, ये हमने देख लिया। इसके बाद देखिए खरीफ और रबी के बारे में अभी हमें थोड़ा कुछ और जानना है, लेकिन अभी सीन कट होकर के हमारा जाता है उद्देश्य की तरफ। उद्देश्य की तरफ देखते हैं तो यहाँ हमारे पास में मिलेगी खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में भी हमें ध्यान रखना है कि खाद्यान्न के लिए हम कौन कौन सी फसलें, यानी कि खाने के लिए फसलों का वर्गीकरण करेंगे दो भागों में। एक तो हमारे पास में रहेंगे अनाज, एक हमारे पास में रहेंगे अनाज और एक रहेंगे हमारे पास में दलहन। एक रहेंगे दलहन। एक हम अनाजों के रूप में बांटेंगे, इसको अनाजों के रूप में बांट देते हैं। या हमारे पास में ये आ जाता है कि ये जो फसलें खानी है हमको, एक तो आटे के रूप में खाएंगे और एक साथ में दाल भी तो खाएंगे ना, तो ये चीज़ है। इस प्रकार से हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं। दोनों ही खाने के लिए। ओके, अब इसके बाद देखिए, अब हम इसमें देखते हैं, सेटअप करते हैं इसका तैयार। तो सेटअप में देखिए अनाज में कौन कौन सा अनाज आने वाला है। सबसे पहले किसको लेंगे, गेहूं को। गेहूं एक नंबर पे। दूसरा आ गया हमारे पास में चावल। उसके बाद में है मक्का। उसके बाद में है बाजरा। फिर है रागी। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, रागी। और बात करते हैं दलहन की, तो दलहन में कौन कौन से रहेंगे, तो सबसे पहले आता है चना, फिर है मूंग, फिर है हमारे पास में मूंग के बाद में अब हम देख लेते हैं, मूंग हो गया, सोयाबीन हो चुका है। बड़ी बड़ी फसलों के बारे में फ़िलहाल देख रहे हैं हम, सोयाबीन और चना, मूंग। तो और किसको लें भी, चना मूंग के बाद में हम देते हैं यहाँ पे उड़द, जो कि इम्पोर्टेंट है। उड़द हो गई है और मोठ हो गई। तो ये हमारे पास में 5 इम्पोर्टेंट दलहन फसलें आ जाती हैं। ओके, इसके बाद चलिए अब देखते हैं तिलहन फसलों की बात करते हैं। तो तिलहन फसलों में जिसमें से तेल का उत्पादन होगा, सबसे बड़ी है सरसों की फसल है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो राई, दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, राई। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं तो तिल होते हैं। चौथे नंबर पे बात करें तो आ जाएगा हमारे पास में मूंगफली, ठीक है, मूंगफली के लिए। तो ये आगे हमारे पास में तिलहन फसलों का नाम आ चुका है। इसके बाद देखिए व्यापारिक फसलों की बात करते हैं। तो व्यापारिक फसलों में भी देखेंगे तो वैसे तो हम इसको भी आगे बांट सकते हैं कि व्यापारिक फसलों के अंदर हमारे पास में जो रहेगा वो कुछ फसलें रेशेदार होंगी, कुछ फसलें बिना रेशे की होंगी। उनका उत्पादन व्यापार की दृष्टि से किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम इनका जो सेटअप है फ़िलहाल हम एक ही तरीके से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले व्यापार के लिए क्या आएगी, कपास। दूसरा है जूट। तीसरा है चाय। चौथा है कॉफ़ी। पांचवा है हमारे पास में कपास, जूट, चाय और रबर हो गया। छठा है हमारे पास में अफीम। सातवां है तंबाकू।
तंबाकू, ठीक है। इनको ये जो चीज़ें हैं इनको खाद्यान्न में नहीं लिया जाता, ये व्यापारिक फसलें हैं, लोग ऐसे ही इनको खाते हैं, ये व्यापारिक फसलें हैं। तो ये हमारे पास में आ गया, उद्देश्य के आधार पर हमने फसलों को डिसाइड कर दिया है। ओके, कोई और रहेगा तो कोई बात नहीं, आप इसकी सीक्वेंस बनाते रहना इस प्रकार से। जो भी आपको लगे कमेंट में बताना है तो कमेंट में मेंशन ज़रूर करिएगा। अब इसके बाद में देखते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास में है वो है खरीफ और रबी। ये इम्पोर्टेंट है, टाइम हमने डिसाइड कर दिया, लेकिन इसकी हमें जलवायु को डिसाइड करना है, जलवायु को। तो जलवायु मैं एक बार यहीं पर ही इसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि जो खरीफ हमारी फसल है, खरीफ की जो फसल है, खरीफ फसल चक्कर जो है और रबी फसल चक्कर जो है, क्या डिफरेंस रहने वाला है इन दोनों के बीच में। तो आइए देखते हैं। खरीफ फसल को हम कहेंगे उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है ये, उष्ण आर्द्र। आप देख सकते हैं जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर का टाइम है, यानी गर्मियों का समय है ये वाला, और इसी समय बरसात हो रही है, वर्षा काल भी है। तो उष्ण से समझेंगे कि ये गर्म ऋतु की है, और आर्द्र से समझेंगे कि अधिक वर्षा वाली ऋतु की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारे पास में आएगा 27 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा हमारे पास में बनेगी 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक। तो ये हमारे पास में रहेगा वर्षा का इसमें एवरेज। यहाँ बात करते हैं रबी की, तो रबी की फसल कहलाती है शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध वाली फसल कहलाती है। शीत प्लस उष्ण, इसमें भी उष्ण की बात हो रही है लेकिन शीत आ रहा है, शीत आ रहा है। इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर होगा 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस इस टाइम पे, यानी जहाँ पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा वहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलेगी। और साथ ही ध्यान रखना है वर्षा के बारे में भी, तो वर्षा हमारे पास में रहेगी 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा है। जहाँ इस प्रकार की वर्षा और इस प्रकार का टेम्परेचर है वो क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंध, और उस क्षेत्र में होती है रबी की फसल। और रबी की फसल में हम देखेंगे कि कौन कौन सी फसलें आती हैं। खरीफ के बारे में आप जान गए हैं कि इसे कहेंगे हम उष्ण आर्द्र, जहाँ पे उष्ण गर्मी भी है और साथ साथ में बरसात भी हो रही है, उस क्षेत्र में रहेगी हमारे पास में खरीफ की फसलें। ओके, चलिए देखें फिर खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। खरीफ, तो पहले अपन रबी के बारे में देखते हैं, रबी की फसल। अब मुझे ये बताओ जल्दी से कमेंट करके कि अभी किस फसल का समय चल रहा है। जल्दी से बताएंगे कि अभी जो फसल चल रही है वो कौन सी चल रही है, खरीफ चल रही है या रबी चल रही है। क्योंकि आप बता सकते हैं, आपको मैंने टाइम पीरियड भी दे रखा है यहाँ पे, और आपको उसकी वर्षा, उसका जलवायु दे रखी है। सबसे पहले आप नोट करेंगे कि अभी मंथ कौन सा चल रहा है। मंथ चल रहा है अक्टूबर सितंबर का, ठीक है। सितंबर हमारे पास में चल रहा है, तो सितंबर किस में काउंट हो जाएगा, जून से नवंबर के बीच में सितंबर आ जाएगा, यानी खरीफ की फसल। दूसरी बात आप समझ सकते हैं कि अभी जलवायु कौन सी चल रही है, तो आप देख रहे हैं पसीने छूट रहे हैं लेकिन फिर भी बरसात भी हो रही है, यानी बरसात भी हो रही है, पसीने भी छूट रहे हैं, यानी हमारे पास में वर्षा भी है और टेम्परेचर भी है, यानी उष्ण आर्द्र, यानी कि खरीफ फसलें। आज के बाद आप इन फसलों को कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी बात आती है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेचर भी कम है और बरसात भी कम है। और ये ऐसा कब होता है, हमने सर्दियों में देखा है, सर्दियों में बरसात बहुत कम रहती है, टेम्परेचर भी कम रहता है। तो ये समय रहता है हमारे पास में शीतोष्ण कटिबंध का, और इसीलिए हम इस समय जो फसल बोएंगे उसे कहेंगे रबी की फसल। क्लियर है? ओके, तो चलिए पहले अपन देखते हैं रबी की फसल को कौन कौन सी है। तो रबी की फसलों में हम जब देखते हैं तो हमारे सामने निकल के आती है एक और बात। अब इस वीडियो का जो प्लॉट रिवील होने जा रहा है, यहाँ आपको सभी बातें देखने को मिलेंगी।
क्या बातें मिलेंगी? तो देखिए, सबसे पहले इसमें आएगी गेहूं की फसल। गेहूं की फसल यहाँ पे आ रही है, जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। ये जलवायु जो है, ये जलवायु आपको मिलेगी, विश्व में अगर बात करते हैं तो ये रहती है 23.5 डिग्री दिशा अक्षांश, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे, इस क्षेत्र में हमें ये जलवायु देखने को मिलेगी। और जहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है ना, वहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। विश्व में आपने पढ़ा होगा कि यूएसए के अंदर प्रेरी घास के मैदान हैं और अपने एशिया के अंदर स्टेपिस घास के मैदान हैं। उस घास के मैदानों में वहाँ पर गेहूँ बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, क्योंकि वहाँ साल भर गेहूँ चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु ऑलरेडी शीतोष्ण है, लेकिन हमारे यहाँ पे जलवायु में करवटें हैं, जलवायु करवट बदलती है, जिस वजह से हमारे यहाँ पे फसल चक्र देखने को मिलता है। गेहूं के साथ में हम देखेंगे तो गेहूं के साथ में जो आती है वो आती है सरसों। गेहूं के साथ में जो आएगी वो है सरसों, और सरसों के साथ में देखेंगे तो आएगी चना। सरसों के साथ में देखेंगे तो चना आएगी। गेहूं जो है सबसे बड़े लेवल पर है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में सबसे बड़ी फसलों के बारे में, तो वहाँ इसका प्लॉट एक और रिवील हो जाएगा। उसके बाद में देखिए सरसों चना जौ आ चुके हैं हमारे पास में, और जौ के बाद में ध्यान रखिएगा इसबगोल यहाँ पे हमारे पास में आ चुका है, इसबगोल। ठीक है, ये हमारे पास में है रबी की मुख्य फसलें, जिनको याद रखना इम्पोर्टेंट है और जिन्हें याद रखना आसान है। इसके बाद आती है हमारे पास में खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगी कपास। क्या मिलेगी? कपास। और देखेंगे आप कि कपास को कौन सी जलवायु चाहिए, उष्ण और आर्द्र चाहिए, गर्मी चाहिए खूब, बरसात खूब चाहिए। इसका मतलब कि जो हमारी कर्क रेखा से नीचे का जो हिस्सा है ना, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का हिस्सा, या हम यूँ कहें कि दक्षिण भारत, तो वहाँ पर आपको महाराष्ट्र एक राज्य मिलेगा, और वहाँ पर आपको मिलेगी भारत की सबसे अधिक कपास। क्यों मिलेगी? क्योंकि समुद्र के किनारे होने की वजह से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है और बादल वहाँ से बनते हैं और बरसात करते हैं, जिससे कपास की पैदावार को बहुत लाभ होता है। ओके, उसके बाद में देखिए कपास के साथ में अगर हम बात करते हैं तो कपास के साथ में ये तो होगी अधिक वर्षा वाले में, है ना। और कपास के साथ में देखें तो मक्का के बाद में देखें तो चावल, जहाँ ये चावल जो है ये वर्ष भर चलने वाली फसल है, वर्ष भर साल भर चलती है ये वाली फसल। और क्योंकि इसका जो क्षेत्र है, क्योंकि ये किसकी फसल आ गई? खरीफ की फसल आ गई। खरीफ के अंदर बरसात अपने को मिल गई, और सर्दियों में जो बरसात होती है ये भी पूर्वी भारत में हो जाती है, जो जहां हम पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र अगर कहें तो उस क्षेत्र में बरसात हो जाती है, जिसलिए वहाँ पर ये साल भर चल सकती है। और इसके अलावा वहाँ उसको पानी की खूब कमी नहीं होती है, खूब पानी मिल जाता है। कपास, मक्का, चावल, और फिर हम बात करते हैं तो गवार। अब गवार जो है, गवार यहाँ पे आ चुका है हमारे पास में। ओके, तो ये आ गया हमारे पास में गवार। तो एक बार उसके बाद में आ जाता है सोयाबीन यहाँ पे आ गया सोयाबीन। तो ये हमारे पास में ये फसलें आ चुकी हैं, किसकी? खरीफ की फसलें आ चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो बाजरा है, बाजरा फसल तो है खरीफ की, बाजरा फसल तो है किसकी? खरीफ की फसल है, लेकिन उसे इतनी वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, यहाँ पे भी देखिए, ये जो गवार भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तभी मैं यहाँ पे
थोड़ा सा रुक गया था कि जो ग्वार है ये कौन से क्षेत्र की है तो ये खरीफ की फसल, लेकिन ये आती किस क्षेत्र में है, शुष्क जलवायु में। किस जलवायु में आती है, शुष्क जलवायु में आती है ये। और ऐसी ही फसल आती है शुष्क जलवायु के अंदर कौन सी, तो वो आती है हमारे पास में बाजरा। बाजरा आता है, बाजरा। और एक आती है हमारे पास में बाजरा, और बाजरा के बाद में मिलेगी मूंग, मूंग, और मूंग के बाद में मिलेगी मूंगफली, मूंगफली। तो ये जो 3 फसलें हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, थोड़ा डाउन चला गया है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों के कमेंट आए हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने इस शुष्क के बाद में जो शुष्क से अटैचमेंट किया है, इस शुष्क से मैंने अटैचमेंट की है बाजरे की, ग्वार की, मूंग की और मूंगफली की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम मूंगफली को खाते हैं कब, सर्दियों में। सर्दियों में मूंगफली को खाते हैं बड़े चाव से अपनी फैमिली के साथ में बिस्तर में बैठे बैठे। तो होता क्या है कि आप इनको याद कैसे रखेंगे, हमें ये चीज़ को थोड़ा सा देखना है। तो देखिए क्या होता है, कपास। अब ये तो पहले ये समझ लो कि खरीफ, खरीफ को हमने कहा है सेयालू, सेयालू कहते हैं। और ये सेयालू शब्द जो है ये हमारे भी यूज़ किया जाता है। और अगर आप सब शब्द से एग्री करते हैं कि सेयालू का अर्थ है सर्दियाँ, तो सर्दियों में आप देखेंगे, देखो कपास, कपास की हमें सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें जो रज़ाई लेनी है ऊपर अपने सर्दियों में, वो भी किसकी बनेगी, कपास की और रुई से बनेगी। और इसी के साथ में जब हम सर्दियों में जब हम खाना खाएंगे, तो ये सर्दियों में जो खाना खाएंगे वो हमारे पास में खाना कौन सा रहेगा, मकई की रोटी। मकई की रोटी बहुत फेमस रहती है उत्तरी राजस्थान में या पंजाब में। और आपके भी जहाँ अगर मकई की रोटी फेमस है तो बताना मत भूलिएगा। मकई की रोटी हो गई है, और इस समय मकई की रोटी तो हो गई है, लेकिन इन सब की कटाई कब हो चुकी है, अक्टूबर नवंबर में इन सब की कटाई हो चुकी है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए तभी तो हमें रजाई ओढ़ने के लिए कपास मिल जाती है, खाने के लिए मकई की रोटी मिल जाती है, और उसी समय हो रही होती है कौन, सरसों। अभी सरसों बहुत छोटी होती है, कच्ची होती है सरसों, और कच्ची सरसों से बनाया जाता है सरसों का साग। जैसे यहाँ बनता है हल्दी का साग, आपके यहाँ हल्दी का साग बनता है, तो उत्तरी राजस्थान या पंजाब में बनता है सरसों का साग। इसके साथ में देखिए फिर आती है बात चावल की। तो चावल से चावल जो है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इसको बोया कब जाता है। हालांकि ये साल भर चलने वाली फसल रहती है, किसी क्षेत्र में ये 6 महीने चलती है, तो किसी क्षेत्र में ये साल भर चलती है। इसे हम इंडिविजुअल जब हम पढ़ेंगे फसलों को, तब हम इसके बारे में देखेंगे। ग्वार, देखो ग्वार, बाजरा और मूंग, ये जो फसलें हैं ये शुष्क क्षेत्र की फसलें हैं। और मूंगफली ये आपको मिलेंगी पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी गुजरात में। पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी क्या मिलेगा, गुजरात मिलेगा यहाँ पे। और फिर आ जाती है सोयाबीन। तो सोयाबीन की जो है, ये सोयाबीन की बड़ियाँ समझ लें या सोयाबीन की सब्जी, सोयाबीन दलहन फसल है जो भी जिसका उत्पादन इस समय में किया जाता है। तो ठीक है, ये थी हमारे पास में भारत की फसलों का वर्गीकरण। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि भारत में सबसे बड़ी जो फसलें हैं, ये फसलें कौन सी हैं, ये फसलें कौन सी हैं। तो देखिए, हमें देखना था कि भारत की सबसे बड़ी फसलें। तो पहले तो ध्यान रखना कि खरीफ की सबसे बड़ी फसल कौन सी है, फिर हम देखेंगे रबी की सबसे बड़ी फसल कौन सी है, उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे बड़ी अनाज की फसल कौन सी है, अनाज यानी सबसे अधिक खाई जाने वाली फसल कौन सी है। 1 मिनट।
ओके, सबको शो हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अनाज, फिर हमने एक देखना है कि सबसे बड़ी दलहन फसल कौन सी है। तिलहन फसल। व्यापारिक फसल कौन सी है। और फिर हम देख लेंगे कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है। और वर्ष भर सर्वाधिक उत्पादन देने वाली फसल कौन सी है। सर्वाधिक उत्पादन देने वाली फसल। अब इसी के साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जायद की जो फसल है ग्रीष्म ऋतु है और इसकी जलवायु हमें देखनी थी। जायद के बारे में थोड़ा सा रह गया है। तो जायद की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमने उष्ण आर्द्र देखी, शीतोष्ण देखी। इसके लिए जो जलवायु मिलेगी वो कौन सी आएगी, शुष्क जलवायु आएगी। और यहाँ पर जो फसलें देखेंगे तो वो फसलें कौन सी हैं, तो ये सब्जियाँ हैं। इस टाइम पे कौन है, सब्जियाँ सर्वाधिक हैं, सब्जियाँ हैं। इसके बाद में ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूजा है, ठीक है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे देखा है मूंगफली। क्यों, यहाँ पे देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो बाजरा, मूंग और मूंगफली ये आती तो किस में है, खरीफ में, लेकिन ये बोई कब जाती है, शुष्क जलवायु के समय पे बोई जाती हैं। ओके, इस बार तो वैसे भी मूंग बहुत लेट हो गई क्योंकि बरसात की वजह से बहुत देरी हो गई, ठीक है। तो ये तो थी जायद की, जो रह गई थी उसको हमने कर लिया कंप्लीट। अब देखिए सबसे बड़ी खरीफ की फसल कौन सी है, आप खुद बता सकते हैं। खरीफ की जो फसलें हैं उनमें से देखो, कपास, मक्का, चावल, ग्वार, सोयाबीन, बताओ इनमें से कौन सी बड़ी फसल रहेगी। तो बड़ी फसल रहेगी चावल। रबी की फसल की बात करते हैं। रबी, गेहूं, सरसों, चना, जौ, इसबगोल। तो इनमें सबसे जो बड़ी फसल है वो है हमारे पास में गेहूं। अनाजों में देख के बताइए जल्दी से, अनाजों में सबसे बड़ी कौन सी रहेगी। तो अनाजों में भी सबसे बड़ी, सबसे अधिक खाया जाने वाला जो अनाज है वो है चावल। सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज क्या है, चावल। यूपी और बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक चावल ही तो खाती है और सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य भी तो यही हैं। तो इसका मतलब कि इस क्षेत्र सबसे अधिक खाई जाने वाली फसल कौन सी कहलाएगी, चावल कहलाएगी। फिर आती है दलहन। तो दलहन में सबसे बड़ी अगर हम देखते हैं तो दलहन में सबसे बड़ी कौन सी रहेगी, चना रहेगा सबसे बड़ा दलहन फसल के अंदर। तिलहन फसलों की बात करते हैं तो यहाँ रहेगी मूंगफली यहाँ पे हमारे पास में सबसे बड़ी फसल आती है। व्यापारिक फसलों में देखकर बताइए जल्दी से, व्यापारिक में सबसे अधिक व्यापार किस फसल का किया जाता है, किस फसल का बड़े लेवल पर उत्पादन किया जाता है। तो सबसे बड़ी जो व्यापारिक फसल मानी जाती है ये है चाय। ये कौन सी है, चाय है। और फिर रह गया हमारे पास में वर्ष भर बोई जाने वाली चावल और वर्ष भर में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली चावल। तो ये आ चुकी हैं हमारे पास में भारत की सबसे बड़ी फसलें। तो अभी हम इसके 2 सेटअप कर चुके हैं और आज की क्लास का हमारा अब टॉपिक आता है तीसरा, जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे अधिक। तो यहाँ हम देखेंगे कृषि के जलवायु प्रदेश। भारत जो है इसे 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो चलिए हो जाते हैं शुरू जल्दी से। देखते हैं, पहले इसका डिवाइडेशन कर देते हैं। तब तक आप क्या करें, इसका मैप
तैयार करें। मैप अपने हाथों से बनाइएगा और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। और अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसका डिवाइडेशन कर देते हैं नंबर 1, उसके बाद में हम डिवाइडेशन कर देते हैं इसका नंबर 2, फिर आ जाता है हमारे पास में नंबर 3। ये जो सारा एरिया है ये भी इसमें काउंट हो जाएगा। फिर आता है हमारे पास में नंबर 4। किसको लेना है किसको नहीं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पे नंबर आ जाएगा यहाँ पे नंबर 4, फिर आ जाएगा नंबर 5, फिर आ जाएगा नंबर 6। ओके, उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पे नीचे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा नंबर 7, उसके बाद में है नंबर 8, फिर आ जाएगा नंबर 9। नंबर 9 के बाद में बात करते हैं तो नंबर आएगा 10, नंबर 10। नंबर 10 के बारे में देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हिस्सा है नीचे वाला ये इसी में ही काउंट हो जाएगा। तो ये है नंबर 10 और ये आ गया नंबर 11, नंबर 11। ये आ गया नंबर 12 के बाद में यहाँ तक जाएंगे और फिर आ जाएगा नंबर यहाँ पे हमारे पास में 13, नंबर आ चुका है 13। और ये आ गया नंबर 14 और एंड में आ जाएगा हमारे पास में नंबर 15। तो ये 15 हमारे पास में भारत के जलवायु प्रदेश हैं। अभी आपके सामने लाते हैं इनके नाम। चलिए देखते हैं, नंबर 1 से लिखेंगे नंबर 15 तक की काउंटिंग। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। चलिए देखें कौन कौन सा है इसका नाम। तो सबसे पहले आप समझ चुके होंगे अब तक कि एक नंबर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक नंबर में क्या दिखेगा, कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा अच्छे तरीके से देखिए क्या दिखेगा आपको। पश्चिमी हिमालय, क्या दिखेगा, पश्चिमी हिमालय प्रदेश दिखेगा यहाँ पे आपको। और 2 नंबर में क्या दिखेगा, अब आप बता सकते हैं क्या दिखेगा, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय प्रदेश आ जाएगा हमारे पास। चलिए जल्दी से बताएं हमारे पास में तीसरे नंबर पे किसको लाना है। तो देखिए तीसरे नंबर पर बनेगा हमारे पास में निचला गंगा मैदान, निचला गंगा मैदानी प्रदेश। चौथे नंबर पे देखेंगे तो आ जाएगा मध्य गंगा मैदानी प्रदेश। अब समझ गए होंगे आप। इसके बाद 5 नंबर पे क्या आने वाला है, तो 5 नंबर पे आएगा ऊपरी गंगा मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। 6ठे नंबर पे क्या आएगा, अब तो गंगा रही नहीं, तो गंगा नहीं रही तो अब आ जाएगा गंगा पार का मैदानी प्रदेश, गंगा पार का मैदानी प्रदेश। 7 नंबर पे बात करते हैं तो 7 नंबर पे आएगा पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश आ जाएगा। 8 नंबर पे बात करते हैं तो 8 नंबर पे आ जाएगा मध्यवर्ती पहाड़ी एवं पठारी प्रदेश। 9 नंबर पे बात करेंगे तो 9 नंबर पे आ जाएगा हमारे पास में पश्चिमी पठारी एवं पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ी
प्रदेश आ चुका है। 10 नंबर पे बात करते हैं तो जल्दी से बता सकते हैं आप क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ आने वाला है दक्षिणी पहाड़ी एवं पठारी प्रदेश। 11 नंबर पे बात करते हैं तो 11 नंबर पे चलेंगे पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही सोचा आपने, क्या आएगा? पश्चिमी तटीय प्रदेश आ जाएगा। फिर आ जाता है गुजरात का काठियावाड़, गुजरात का काठियावाड़ प्रदेश। 14 नंबर पे हमारे पास में क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 14 नंबर में? राजस्थान मिलेगा। और राजस्थान का क्या मिलेगा? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। और 15 नंबर पे देखते हैं, 15 नंबर पे आ जाएगा कौन? तो ये आ गया है हमारा डॉन, यानी अंडमान निकोबार, यानी कि द्वीपीय प्रदेश। तो ये थी हमारे पास में कृषि के जलवायु प्रदेश। और आज की वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है भारत की कृषि को, और जिसके हमने दूसरा पार्ट आज रेडी कर दिया है। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। और इसी प्रकार से नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट किया करें अपने डाउट्स को, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।